Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की भूगोल किताब भारत भौतिक पर्यावरण के एक बेहद जरूरी अध्याय पर बात करेंगे। चैप्टर 3 अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। जी, ये बहुत ही फाउंडेशनल चैप्टर है। हाँ, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब भारत की नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, ये हमारी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, संस्कृति और एनवायरनमेंट सब कुछ तय करती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझें, भारत के प्रमुख नदी तंत्रों का विश्लेषण करें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जरूरी फैक्ट्स और एनालिसिस हैं उन्हें सामने लाएं। और इसमें पिछले सालों के क्वेश्चंस मतलब PYQs वो भी शामिल होंगे। हाँ, वो तो जरूरी है। तो रोड मैप ये है, पहले हम देखेंगे कि भारत के ड्रेनेज सिस्टम्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, फिर हिमालयी और प्रायद्वीपीय सिस्टम्स को डिटेल में समझेंगे और साथ साथ रेलेवेंट इश्यूज और PYQs पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, है ना। अपवाह या ड्रेनेज, इसका सीधा मतलब है पानी का चैनल्स के जरिए बहना। और अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन? हाँ, ड्रेनेज बेसिन वो पूरा एरिया है जिसका पानी एक मेन नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां लेकर जाती हैं। और जलसंभर या वाटरशेड? ये शब्द भी आता है। जलसंभर छोटा एरिया होता है जिसे कोई छोटी नदी या नाला ड्रेन करता है। और भारत में अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न्स भी मिलते हैं, जैसे डेंड्रिटिक, हाँ, जो पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। हाँ, और ट्रेलिस जो जाली जैसा होता है। ये सब जमीन के ढलान और चट्टानों की बनावट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन जो हमें समझना है वो है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इनके बीच का फर्क क्या है? देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। हिमालयी नदियां वो नई हैं, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, और वो ग्लेशियर्स से निकलती हैं ज्यादातर। अच्छा, तो इसीलिए उनमें साल भर पानी रहता है, पेरेनियल। जी हाँ, पेरेनियल होती हैं। और क्योंकि ये पहाड़ों से उतरती हैं तो रास्ते में चट्टानों को काटकर गहरी घाटियां मतलब गॉर्जेस बनाती हैं। इनके ड्रेनेज बेसिन्स भी बहुत बड़े होते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां वो पुरानी है, काफी पुरानी, ज्यादातर बारिश पर निर्भर है, इसलिए अक्सर सीजनल होती हैं। मतलब गर्मियों में या सूखे मौसम में पानी कम हो जाता है। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे नर्मदा और तापी शायद। हाँ, उन पर आएंगे, पर जनरली ये चौड़ी उथली घाटियों में बहती हैं और हिमालयी नदियों की तुलना में इनके बेसिन छोटे होते हैं। ठीक है। और हिमालयी नदियों के बनने की कहानी भी, वो इंडो ब्रह्मा नदी वाली बात। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ी नदी थी, उसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहते हैं। वो पूरे हिमालय के फुट हिल्स के साथ साथ बहती थी, असम से पंजाब तक और फिर सिंध में जाकर गिरती थी। फिर क्या हुआ? फिर जियोलॉजिकल हलचल हुई, खासकर पोटवार पठार जो दिल्ली रिज के पास है वो ऊपर उठा। इससे वो एक नदी 3 मुख्य सिस्टम्स में बट गई, पश्चिम में सिंधु, बीच में गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। और जैसे जैसे हिमालय उठता गया, नदियां अपना रास्ता काटती गईं, गॉर्जेस बनाती गईं। ये दिखाता है कि कुछ नदियां हिमालय के उठने से भी पहले से बह रही थीं। उन्हें एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। सतलुज एक अच्छा उदाहरण है इसका। वाह, ये तो कमाल की बात है। चलिए अब पहली हिमालयी प्रणाली सिंधु या इंडस सिस्टम को देखते हैं। इसका सोर्स कहाँ है? सिंधु का सोर्स तिब्बत में है, कैलाश रेंज में बुखारचू ग्लेशियर के पास। ऊंचाई करीब 4164 मीटर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल। और तिब्बत में इसे सिंगी खंबान कहते हैं, जिसका मतलब है शेर का मुंह या लायंस माउथ। भारत में ये कहाँ से बहती है? भारत में ये लद्दाख और ज़ांस्कार रेंजेस के बीच बहती है, फिर गिलगित के पास एक बहुत गहरा गॉर्ज बनाकर पाकिस्तान में चली जाती है। भारत में इसकी लंबाई लगभग 1114 किलोमीटर है। और इसकी सबसे मशहूर सहायक नदियां हैं पंचनद, है ना? जी हाँ। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। जी हाँ, पंचनद। ये सब मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती हैं। इनके उद्गम स्थल भी याद रखने चाहिए शायद। हाँ, जरूर। झेलम निकलती है वेरीनाग झरनी से पीर पंजाल रेंज में। चिनाब
जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वॉल्यूम के हिसाब से, वो हिमाचल में 2 नदियों चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा? हाँ, लाहौल स्पीति में। जी हाँ, तांडी में मिलती हैं। जी। फिर रावी और ब्यास, ये दोनों रोहतांग दर्रे के पास से निकलते हैं। रावी दर्रे के पश्चिम से और ब्यास ब्यासकुंड से। और सतलुज, वो तो तिब्बत से आती है ना? हाँ, सतलुज तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। और जैसा हमने कहा, ये एक महत्वपूर्ण एंटीसीडेंट रिवर है। ये शिप की लाद दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज का एंटीसीडेंट होना मतलब ये हिमालय के बनने से भी पहले बह रही थी। अच्छा, झेलम के बारे में एक और बात है। हाँ। वो कश्मीर घाटी में मियांडर्स बनाती है। हाँ, ये बड़ा यूनिक है पहाड़ी नदी के लिए। इसका कारण है कश्मीर घाटी का लोकल बेस लेवल। माना जाता है कि पहले यहाँ एक बहुत बड़ी झील थी, जिसका बचा हुआ हिस्सा आज डल झील है। तो उस पुरानी झील के तल पर बहने के कारण ये मैदानी नदी की तरह मियांडर करती है। इंटरेस्टिंग। सिंधु प्रणाली से जुड़ा एक और अहम पहलू है इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 की। जी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। इसके तहत पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज का ज्यादातर पानी भारत को मिला। और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का पाकिस्तान को। हाँ, हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर भी कुछ सीमित अधिकार हैं, जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सिंधु सिस्टम से प्रीलिम्स टेकअवेज क्या हुए? सिंधु का उद्गम बुखारचू, सिंगी खंबान, पंचनद और उनके उद्गम खासकर चिनाब, चंद्रा प्लस भागा, सतलुज, राखसताल एंटीसीडेंट, पंचनद का संगम मिठानकोट, झेलम के मियांडर्स का कारण और इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 पूर्वी पश्चिमी नदियां। और मेंस के लिए? मेंस के लिए इस सिस्टम का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, खासकर भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। जल बंटवारा, सहयोग और तनाव के मुद्दे। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली पर, गंगा सिस्टम। गंगा असल में कहाँ से शुरू होती है? देखिए, गंगा 2 मुख्य धाराओं के मिलने से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। इनका संगम होता है देवप्रयाग में। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से। जी, गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। और अलकनंदा वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग से पहले भी तो कई प्रयाग हैं, पंचप्रयाग। हाँ, ये क्रम प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा, फिर नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, उसके बाद कर्ण प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार, फिर रुद्र प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी और आखिर में देव प्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी, जहां से ये गंगा कहलाती है। और हरिद्वार में ये पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। जी, फिर ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा झारखंड बॉर्डर और पश्चिम बंगाल से होते हुए बहती है। कुल लंबाई करीब 2525 किलोमीटर। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है ना? हाँ, लंबाई के हिसाब से यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदर पूंछ रेंज में और प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। दाहिने किनारे से मिलने वाली एक और प्रमुख नदी है सोन। वो कहाँ से आती है? सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है मध्य प्रदेश में। वहीं से नर्मदा भी निकलती है, पर वो पश्चिम चली जाती है। सोन उत्तर की ओर बहकर पटना के पास गंगा में मिलती है। और बाएं किनारे से बहुत सारी नदियां हैं। हाँ, बाएं किनारे से क्रम में देखें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। जी, क्योंकि ये अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट लाती है और हिमालय से मैदानों में उतरते ही अपना रास्ता बहुत तेजी से बदलती है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। ये 7 धाराओं सप्तकोशी से मिलकर बनती है नेपाल में। एक दिलचस्प बात और है, यमुना की सहायक नदियां जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। हाँ, ये नदियां निकलती तो प्रायद्वीपीय पठार से हैं, मालवा पठार या विंध्य रेंज से, लेकिन मिलती यमुना में है, जो खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये प्रायद्वीपीय नदियां गंगा सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि ड्रेनेज बेसिन कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अच्छा, गंगा पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जी, फरक्का बैराज के बाद एक धारा हुगली कहलाती है, जो दक्षिण की ओर बहती है कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और दूसरी मुख्य धारा? वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है,
वहां ये ब्रह्मपुत्र, जिसे वहां जमुना कहते हैं, से मिलती है, फिर मेघना नदी से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा। अब एक मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यूपीएससी मेंस में सवाल बन सकता है कि गंगा नदी प्रणाली भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक परिदृश्य और हालिया संरक्षण प्रयासों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इसका एनालिसिस करें तो गंगा का मैदान जाहिर है भारत का अन्न भंडार है। सिंचाई का मुख्य आधार GS3 इरिगेशन। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया इसी पर है। भारत की करीब 40% आबादी इसी बेसिन में रहती है। GS1 पॉपुलेशन। और सांस्कृतिक महत्व? वो तो अतुलनीय है। हजारों सालों से सभ्यता का केंद्र रही है, अनगिनत तीर्थ स्थल हैं। GS1 कल्चर। लेकिन आज यही नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। हाँ, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, शहरों का अनट्रीटेड सुएज, खेतों से बहकर आने वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। GS3 एनवायरनमेंट। और इसी प्रदूषण से निपटने के लिए नमामि गंगे जैसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके कई कंपोनेंट्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना, रिवर फ्रंट डेवलप करना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल करना, जैव विविधता बचाना, लोगों को जागरूक करना। यहाँ एक प्रीलिम्स फैक्ट, गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। एरिया लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। और एक PYQ था CSP 2013 कि क्या गंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है? टेक्निकली गंगा नहीं बहती, लेकिन गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी रामगंगा, वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। तो ये डिटेल जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट भी है जो मेंस के लिए रेलेवेंट हो सकता है। नमामि गंगे जैसे बड़े कार्यक्रमों के बावजूद गंगा की सफाई में लगातार चुनौतियां क्यों बनी हुई हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे STP बनाना काफी है, या फिर लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाना, नियमों का सख्ती से पालन करवाना और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना ज्यादा जरूरी है? शायद होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। बिल्कुल। तो गंगा सिस्टम से प्रीलिम्स टेकअवेज: उद्गम भागीरथी अलकनंदा, गंगोत्री सतोपंथ, पंचप्रयाग का क्रम, प्रमुख सहायक नदियां यमुना सबसे बड़ी, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, डेल्टा, सुंदरबन, फरक्का, नेशनल वाटरवे 1, नमामि गंगे। और मेन्स टेकअवेज: गंगा का बहुआयामी महत्व, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, प्रदूषण के कारण और प्रभाव, संरक्षण की रणनीतियां और उनकी चुनौतियां और प्रभावशीलता। अब चलते हैं हिमालय की तीसरी बड़ी नदी प्रणाली ब्रह्मपुत्र की ओर। इसका सोर्स भी तिब्बत में ही है। जी हाँ, मानसरोवर झील के पास ही, कैलाश रेंज में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। हाँ, सांगपो, जिसका मतलब होता है शोधक, प्यूरिफायर। ये तिब्बत में हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, काफी लंबा रास्ता तय करती है। फिर भारत में कैसे आती है? ये नामचा बरवा पर्वत, ऊंचाई 7,755 मीटर के पास पहुंचकर एकदम दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, एक यू टर्न लेती है और एक बहुत ही गहरे गॉर्ज के जरिए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नामचा बरवा, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है हिमालय का। बिल्कुल। अरुणाचल में प्रवेश करने पर इसे सियांग या दिहांग कहते हैं। ये एंट्री पॉइंट सादिया कस्बे के पश्चिम में है। अरुणाचल में इसमें और नदियां मिलती हैं। हाँ, दिबांग या सिकांग और लोहित नदियां इसमें मिलती हैं। लोहित के मिलने के बाद ही इसे असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और असम घाटी में तो और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जी, बहुत सारी। दाहिने किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, तिब्बत से निकलती है, कामेंग, मानस, संकोश, और बाएं किनारे से बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कुपली। मानस नदी का नाम आया, यहाँ एक PYQ था CSP 2013 कि क्या मानस नदी काजीरंगा नेशनल पार्क से बहती है? नहीं, ये गलत है। मानस नदी मानस नेशनल पार्क से बहती है, जो भूटान बॉर्डर के पास है। काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, लेकिन मानस नदी उससे नहीं गुजरती। ये लोकेशंस मैप पर देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र असम में अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात है। चैनल बदलती रहती है, किनारों का कटाव, बैंक इरोजन बहुत होता है। क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा होती है मॉनसून के दौरान।
दूसरा, इसकी सहायक नदियां हिमालय से भारी मात्रा में सिल्ट या अवसाद सेडिमेंट लेकर आती हैं। तो नदी का तल उथला हो जाता है। हाँ, तल ऊपर उठता जाता है, पानी फैलने लगता है और नदी अपना रास्ता बदल लेती है। ब्रेडेड चैनल बनाती है, मतलब कई धाराओं में बट जाती हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी इसमें भूमिका निभाती हैं। और इसी सिल्ट जमाव से बना है माजुली द्वीप। जी हाँ, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, रिवराइन आइलैंड। ये असम में ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है और अब तो ये एक जिला भी है। हालांकि कटाव के कारण इसका आकार घट रहा है, जो चिंता का विषय है। असम में धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। हाँ, धुबरी के पास दी दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना कहा जाता है। वहाँ इसमें तीस्ता नदी दाहिने किनारे से आकर मिलती है। फिर ये पद्मा गंगा से मिलती है। जी, जमुना और पद्मा मिलकर पद्मा ही कहलाती हैं। फिर ये आगे चांदपुर के पास मेघना नदी से मिलती है और अंततः मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा बनाते हुए। अब मेंस का सवाल देखते हैं। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर भारत के लिए जीवन रेखा और विनाश दोनों का प्रतीक क्यों है? इसकी बाढ़ की समस्या के कारणों और प्रबंधन रणनीतियों का विश्लेषण करें। GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट, GS1 ज्योग्राफी। देखिए, ये लाइफलाइन है क्योंकि ये पानी का एक बड़ा स्रोत है, जल परिवहन नेविगेशन की संभावना है और इसकी घाटी उपजाऊ है। विनाश का प्रतीक है क्योंकि हर साल भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे जानमाल का भारी नुकसान होता है, लोग विस्थापित होते हैं, खेती बर्बाद होती है। कारण तो हमने डिस्कस किए, हाई रेनफॉल, हाई सेडिमेंट लोड, चैनल इंस्टेबिलिटी, शायद वनों की कटाई भी। हाँ, कैचमेंट एरिया में वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे नदी में सिल्ट और बढ़ जाता है। भूकंपीय गतिविधियां भी जमीन को अस्थिर करती हैं। और प्रबंधन के उपाय? पारंपरिक उपाय हैं तटबंध बनाना, लेकिन ये हमेशा कारगर नहीं होते और कभी-कभी टूट भी जाते हैं। ड्रेजिंग यानी नदी की तलहटी से सिल्ट निकालना एक उपाय है, पर बहुत महंगा और लगातार करना पड़ता है। और क्या हो सकता है? बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम्स, वाटरशेड मैनेजमेंट यानी जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन, जिसमें वनीकरण, एफोरेस्टेशन शामिल है। बड़े बांध बनाने पर भी विचार होता है। हाइड्रो पावर मिलेगा, बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। लेकिन उसके अपने मुद्दे हैं। बिल्कुल, भूकंपीय जोन है, पर्यावरण पर असर, लोगों का विस्थापन और डाउनस्ट्रीम कंट्रीज जैसे बांग्लादेश पर प्रभाव, ये सब बड़े सवाल हैं। और चीन जो अपस्ट्रीम में बांध बना रहा है या पानी डाइवर्ट करने की योजना बना रहा है, उसका क्या असर हो सकता है? ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। पानी के फ्लो पर असर पड़ सकता है, सिल्ट कम हो सकता है, जिसका असर डाउनस्ट्रीम इकोलॉजी पर पड़ेगा। ये एक सेंसिटिव ट्रांस बाउंड्री वाटर इशू है। तो ब्रह्मपुत्र से प्रीलिम्स टेकअवेज, उद्गम, चिमायुंगडुंग, विभिन्न नाम, सांगपो, सियांग, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, प्रमुख सहायक नदियां, खासकर सुबनसिरी, एंटीसीडेंट, मानस, तीस्ता, माजुली द्वीप, नामचा बरवा। और मेन्स टेकअवेज, फ्लड प्रॉब्लम के कारण प्रभाव और प्रबंधन के उपाय, नदी का ड्यूल कैरेक्टर, लाइफलाइन वर्सेस डिस्ट्रक्शन और ट्रांस बाउंड्री वाटर इश्यूज, खासकर चीन के संदर्भ में। चलिए, हिमालयी नदियों के बाद अब रुख करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। ये हिमालयी सिस्टम से काफी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। सबसे पहली बात, ये नदियां बहुत पुरानी हैं, हिमालय के बनने से भी पुरानी। ये अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी हैं। मैच्योर स्टेज मतलब इनकी घाटियां चौड़ी और उथली हो गई हैं, इनका ढलान ग्रेडियंट कम हो गया है और इनके रास्ते लगभग तय हो चुके हैं। ये हिमालयी नदियों की तरह ज्यादा कटाव या रास्ता बदलने का काम नहीं करती। और पानी का स्रोत? मुख्य स्रोत बारिश है, इसलिए ज्यादातर नदियां मौसमी है, सीजनल है या नॉन पेरेनियल है। मॉनसून में खूब पानी होता है, बाकी समय कम हो जाता है या सूख पी जाती हैं। यहाँ पश्चिमी घाट का क्या रोल है? पश्चिमी घाट एक बहुत बड़ा जल विभाजक है प्रायद्वीपीय भारत में। ये तट के काफी समानांतर है। इसके पश्चिम में गिरने वाली नदियां छोटी और तेज बहने वाली होती हैं, जो सीधे अरब सागर में गिरती हैं। और जो बड़ी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं? हाँ, ज्यादातर बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिमी घाट या मध्य भारत के हाईलैंड से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका मुख्य कारण है प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर होना।
और ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। जी हाँ, क्योंकि ये अपने मुहाने तक पहुंचते पहुंचते काफी सिल्ट जमा कर लेती हैं और ढलान कम होने के कारण उसे समुद्र में बहा नहीं पाती, तो वो मुहाने पर जमा होकर डेल्टा बना देता है। लेकिन दो बड़ी नदियां नर्मदा और तापी वो तो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ऐसा क्यों? ये एक एक्सेप्शन है और इसका कारण जियोलॉजिकल है। ये नदियां अपनी बनाई घाटियों में नहीं बहती, बल्कि ये भ्रंश घाटियों में बहती हैं। मतलब जमीन में दरारें पड़ने से जो लंबी संकरी घाटियां बन गई, उनमें ये बहती हैं। अच्छा, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच की रिफ्ट वैली है नर्मदा के लिए? बिल्कुल, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है और तापी सतपुड़ा के दक्षिण में। इन रिफ्ट वैलीज का ढलान पश्चिम की ओर है, इसलिए ये नदियां पश्चिम बहती हैं। और क्योंकि ये रिफ्ट वैलीज में बहती हैं, तो क्या ये डेल्टा नहीं बनाती? नहीं, ये ज्यादा सिल्ट नहीं लाती और इनका मुहाना संकरा होता है, जहां समुद्र का खारा पानी नदी के मीठे पानी से मिलता है। इसे ज्वारंडमुख या एस्चुरी कहते हैं। ये डेल्टा से अलग होता है। ठीक है, तो पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देख लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा के पास दंडकारण्य पठार से निकलती है, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुड बांध इसी पर है। फिर गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। ये दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी में साल भर पानी अपेक्षाकृत बना रहता है, क्योंकि इसके ऊपरी कैचमेंट में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निचले कैचमेंट में उत्तर पूर्व मानसून से बारिश मिलती है। इनके उद्गम स्थल और सहायक नदियां प्रीलिम्स के लिए जरूरी होंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये तीनों मिलकर प्राणहिता बनाती हैं। इंद्रावती, मंजरा, सबरी। कृष्णा की है तुंगभद्रा, ये खुद तुंगा और भद्रा से मिलके बनती है। भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, जिसके किनारे हैदराबाद है। और कावेरी की है हेमवती, शिमशा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, अमरावती। कावेरी बेसिन से जुड़े प्रोटेक्टेड एरियाज पर PYQ आया था CSP 2020। उसमें नागरहोल, सत्यमंगलम, वायनाड कावेरी बेसिन में बताए गए थे। हाँ, वो सही है। नागरहोल, राजीव गांधी नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कावेरी बेसिन में आते हैं। उसमें एक ऑप्शन पापीकोंडा नेशनल पार्क का था, वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के पास है, कावेरी बेसिन में नहीं। और एक और PYQ CSP 2013 था साइलेंट वैली नेशनल पार्क से संबंधित। क्या कावेरी वहां से बहती है? सीधे कावेरी नहीं, लेकिन कावेरी की एक प्रमुख सहायक नदी भवानी, वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास से निकलती है, तो कनेक्शन है। कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी बहुत पुराना और जटिल मुद्दा है। जी हाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मुख्य रूप से, केरल और पुडुचेरी भी इसमें शामिल हैं। ये मेंस मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार की मैकाल रेंज से निकलती है। ये पश्चिम की ओर बहकर गुजरात में भरूच के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात इसी पर है। जी हाँ, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के बीच ये खूबसूरत झरना बनाती है। सरदार सरोवर बांध भी इसी पर बना है। और तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ये नर्मदा के समानांतर बहती है और सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। इन दोनों के अलावा पश्चिमी तट पर और भी छोटी नदियां हैं। हाँ, पश्चिमी घाट से निकलकर सीधे अरब सागर में गिरने वाली कई छोटी लेकिन तेज बहने वाली नदियां हैं, जैसे गोवा में मांडवी और जुवारी, कर्नाटक में शरावती, जिस पर भारत का मशहूर जोग या गैरसप्पा फॉल्स है, केरल में भरतपुझा, पुन्नानी नदी केरल की सबसे लंबी, पेरियार, पंपा। ठीक है, तो मेंस के लिए एक तुलनात्मक सवाल बन सकता है। पूर्व प्रवाहित और पश्चिम प्रवाहित प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं, जल विद्युत क्षमता, हाइड्रो पावर पोटेंशियल और सिंचाई महत्व, इरिगेशन सिग्निफिकेंस की तुलना करें। और रिफ्ट वैली नदियों की क्या खासियत है? एनालिसिस करें तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बेसिन बड़े हैं। ये ज्यादा लंबी दूरी तय करती हैं, ज्यादा पानी और सिल्ट लाती हैं, उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, इसलिए सिंचाई और कृषि में इनका योगदान ज्यादा है। और वेस्ट फ्लोइंग मुख्य रूप से नर्मदा और तापी,
ये रिफ्ट वैलीज में बहती हैं, चट्टानी इलाकों से गुजरती हैं, ज्यादा सिल्ट नहीं लाती, एस्चुएरी बनाती हैं। इनका ग्रेडियंट ज्यादा तीखा हो सकता है, जिससे हाइड्रो पावर पोटेंशियल अच्छा होता है, जैसे सरदार सरोवर, इंदिरा सागर। सिंचाई में योगदान तुलनात्मक रूप से कम है। बाकी छोटी पश्चिमी तटीय नदियां तो और भी तेज ढलान वाली हैं। रिफ्ट वैली नदियों की खासियत यही है कि इनका रास्ता जियोलॉजी ने तय किया है, न कि सिर्फ पानी के कटाव ने। बिल्कुल। नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए का जिक्र भी यहाँ प्रासंगिक है, जो सरदार सरोवर जैसे बड़े बांधों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर हुआ था, और मध्य प्रदेश सरकार का नमामि देवी नर्मदे जैसा कंजर्वेशन मिशन भी चल रहा है। यहाँ एक और मुद्दा उठता है प्रायद्वीपीय नदियों पर, खासकर पूर्व की ओर बहने वाली। जल विवाद क्यों बढ़ रहे हैं? कावेरी का हमने जिक्र किया, कृष्णा और गोदावरी पर भी विवाद है। मुख्य कारण है पानी की बढ़ती मांग, कृषि उद्योग पीने के लिए, जबकि पानी की उपलब्धता सीमित है और मॉनसून पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन से ये स्थिति और बिगड़ सकती है। राज्यों के बीच सहयोग की कमी और पुराने समझौतों की वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिकता भी कारण है। क्या नदी जोड़ो परियोजना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसका समाधान हो सकती है? ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी विचार है कि जहां ज्यादा पानी है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, वहां से पानी कम पानी वाले इलाकों जैसे प्रायद्वीप में लाया जाए। सैद्धांतिक रूप से तो ये सूखा और बाढ़ दोनों समस्याओं का हल लगता है। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी। भारी लागत, तकनीकी जटिलताएं, बड़े पैमाने पर विस्थापन, जंगलों और पर्यावरण पर गंभीर असर, और सबसे बड़ी बात, राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर सहमति बनाना। केन बेतवा लिंक पर काम शुरू हुआ है, लेकिन ये अभी भी विवादास्पद है। GS3 वाटर रिसोर्सेस एनवायरनमेंट। तो प्रायद्वीपीय सिस्टम से प्रीलिम्स टेकअवेज। प्रमुख पूर्व बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उद्गम मुहाना, सहायक नदियां। पश्चिम बहने वाली नर्मदा, तापी। उद्गम मुहाना, रिफ्ट वैली। डेल्टा वर्सेस एस्चुरी। दक्षिण गंगा, गोदावरी। प्रमुख जलप्रपात धुआंधार, जोग। और मेन टेकअवेज, ईस्ट वर्सेस वेस्ट फ्लोइंग नदियों की तुलना, विशेषताएं, आर्थिक पारिस्थितिक महत्व, रिफ्ट वैलीज का भूविज्ञान और महत्व, जल विवाद के कारण और समाधान के विकल्प, जैसे नदी जोड़ो परियोजना के पक्ष विपक्ष। अंत में कुछ ओवरआर्चिंग कंटेम्परेरी इश्यूज को संक्षेप में देख लेते हैं, जो पूरे ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हैं। एक तो है भारत में पानी की उपलब्धता में भारी स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएशंस। कहीं बाढ़, हाँ, और हम मॉनसून पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसीलिए ताज़े पानी के अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हुए भी हम वाटर स्ट्रेस का सामना करते हैं। ये GS1 मेंस 2015 का सवाल भी था कि ऐसा क्यों है। और ये वाटर स्ट्रेस सीधे तौर पर कृषि को प्रभावित करता है। सिंचाई की चुनौतियां बनी हुई हैं। GS3 मेंस 2024 में भी सिंचाई प्रणालियों की चुनौतियों पर सवाल था। भूजल का अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक और बड़ी समस्या है, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में। CSP 2020 में इससे जुड़ा सवाल था। इससे पानी का स्तर गिर रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है। और नदियों में प्रदूषण, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। शहरों का कचरा, उद्योगों का इफ्लुएंट, खेती का रसायन, सब नदियों में जा रहा है। पानी की यूटिलिटी कम हो रही है, जलीय जीवन खतरे में है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। बेहतर जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, कुशल सिंचाई तकनीकें अपनाना, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बढ़ावा देना, और जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के उपाय करना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट। नदी जोड़ो परियोजना भी इसी संदर्भ में देखी जाती है, लेकिन जैसा हमने चर्चा की, उसके अपने बड़े चैलेंजेस हैं। GS3 मेंस 2024 में पानी की कमी दूर करने के तकनीकी समाधानों पर भी सवाल था, जिसमें ये एक विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। ये सारे मुद्दे दिखाते हैं कि अपवाह तंत्र सिर्फ भूगोल का विषय नहीं, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण और शासन, गवर्नेंस से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने भारत के अपवाह तंत्र का एक काफी विस्तृत जायजा लिया। हमने हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के फर्क को समझा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी प्रणालियां, और नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख प्रायद्वीपीय प्रणालियों और उनकी विशेषताओं को देखा। हाँ, और उनसे जुड़े मुद्दे जैसे बाढ़, सूखा, प्रदूषण,
जल विवाद और यूपीएससी के लिहाज से उनके महत्व पर भी बात की। हमें की प्रीलिम्स फैक्ट्स जैसे उद्गम स्थल, सहायक नदियां, डेल्टा, एस्चुरी, जल संधियां और PYQs में पूछे गए स्पेसिफिक लोकेशंस को हाईलाइट करने की कोशिश की। और मेंस के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस, नदी प्रणालियों का बहुआयामी महत्व और समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, उम्मीद है ये चर्चा उपयोगी रही होगी। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन भारत की इन नाजुक नदी प्रणालियों और जल संसाधनों को कैसे प्रभावित कर रहा है, और भविष्य की जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन से अनुकूलन उपाय, एडेप्टेशन मेजर्स सबसे जरूरी और तत्काल अपनाने वाले हैं। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.